नमस्कार, यूपी पीसीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो यूपी पीसीएस 2024 के प्री एग्जाम के लिए 50 डेज का जो रिवीजन शेड्यूल है उसके 8वें दिन का वीडियो है। यानी कि 13 सितंबर का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री टॉपिक की। और हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्न। हम पोस्ट मॉडर्न से शुरुआत करेंगे आज के दिन की। थोड़ा सा वीडियो लेट हो रहा है, कल भी थोड़ा सा लेट हो गया था, आज भी थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल यानी कि 14 सितंबर से एक वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाए और दूसरा वीडियो आपको जैसा पहले मिल रहा था वैसा मिलता रहे। और अगर हम लोग देखें तो आज 8वें दिन का जो टारगेट है वो हमारा हिस्ट्री में पोस्ट मॉडर्न है। ज्योग्राफी में आइसलैंड फॉल्स और वैलीज को हम लोग को देखना है। फॉल्स वगैरह को हम लोग ऑलरेडी देखते हुए चल रहे हैं। जब हम रिवर्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कौन सा फॉल कौन सी रिवर पे है। आइलैंड को भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा है, इक्का दुक्का आइलैंड को, लेकिन बाकी आइलैंड को एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, फॉल्स को यानी कि वाटरफॉल्स को, जो वैलीज, उनको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम लोग आज के ज्योग्राफी के वीडियो में देखेंगे जो इसके बाद आपको मिलेगा। सेंसस यानी कि जो जनगणना है उसको तैयार करने का आज आपका आखिरी दिन था। उम्मीद है कि आप लोगों का एनवायरनमेंट और सेंसस जो साइड सब्जेक्ट मैंने आपके भरोसे छोड़ रखे हैं वो आप तैयार कर रहे होंगे। सितंबर का करंट आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अक्टूबर का करंट भी आज लास्ट डे है, आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा। और आज का आपका पॉलिटी का जो टारगेट था वो आर्टिकल 71 से लेके 80 तक का। तो ये अगर आप आज इसको कर लेते हैं तो आपके शुरुआत के 80 आर्टिकल्स तैयार हो जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी है। और एग्जाम में अगर देखें तो पॉलिटी में प्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो आर्टिकल्स से रिलेटेड ही होते हैं। तो अगर आप आर्टिकल्स तैयार कर लेते हैं तो आपका 40 to 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाने चाहिए। तो ये शेड्यूल है। और हो सकता है कि आप अपना कोई पर्सनल शेड्यूल आपने बनाया हो वो फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको फॉलो करते रहे, क्योंकि अपना जो शेड्यूल होता है वो बेस्ट होता है। अदरवाइज आप ये एक मॉडल शेड्यूल मैंने बनाया था इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं शुरुआत पोस्ट मॉडर्न की। अपने टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत कर लेते हैं। हम लोगों ने मॉडर्न पढ़ लिया है और मॉडर्न में हम लोगों ने ये देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले एक विदेशी आक्रमण हुआ था जो बेसिकली फारसियों ने किया था। फारसियों के अलावा फिर विदेशी आक्रमण सिकंदर ने किया था। तो ये विदेशी आक्रमण वहां पर शुरू हो गए थे। तो अगर हम यहाँ पर बोलें तो मौर्यों के पहले ही भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे। पहला ईरानी यानी कि फारसियों का आक्रमण था जिसमें डेरियस वगैरह लोग थे। फिर सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर ने बहुत सारा इलाका जीत लिया। सिकंदर के मरने के बाद उसके द्वारा जीते गए इलाकों को उसके सेनापतियों के बीच में बांट दिया गया, जिसमें भारत की तरफ का जो इलाका उसका सिकंदर का था वो उसके एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में आता है। सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है और उस युद्ध में एक समझौता होता है, एक संधि होती है, जिसके अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर कुछ इलाके देता है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे। और उन दोनों के बीच में एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसके ईस्ट में पूर्व की तरफ चंद्रगुप्त मौर्य रहता है और पश्चिम की तरफ सेल्यूकस निकेटर रहता है या रहेगा, ऐसा निश्चित कर लिया जाता है। मौर्यों का जो शासन है हम लोगों ने बात की थी कि 137 ईयर रहता है। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है वैसे ही अब एक शक्तिशाली साम्राज्य का पतन हो गया है। वैसे ही जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है उस उत्तर पश्चिमी सीमा या वेस्टर्न पार्ट से विदेशी आक्रमणकारियों की नजर भारत पर फिर से पड़नी शुरू हो जाती है और भारत में फिर से आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पोस्ट मॉडर्न में हम लोगों को जो भी चीजें पढ़नी है वो दो कैटेगरीज में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। या हम ऐसे बोलें कि पोस्ट मॉडर्न में या उत्तर मौर्य काल में हमको दो चीजें पढ़नी है। पहली चीजें हम लोग को पढ़नी है वो जो विदेशी शासक थे जो विदेश से आए, भारत पर आक्रमण किया और भारत में आक्रमण करके यहाँ पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। और वो जो मूलतः भारतीय शासक थे उन लोगों को हम लोगों को पढ़ना है। विदेशी शासकों में अगर देखा जाए तो विदेशी शासकों में हमारे पास हम लोग को पढ़ना है इंडो ग्रीक्स को, जिसको हम हिंद यवन भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पार्थियंस को। पार्थियंस के अलावा हम लोग को पढ़ना है शक या सीथियंस को और पढ़ना है कुषाणों को। तो ये विदेशी शासकों को हम लोग को कवर करना थोड़ा सा, आज का वीडियो कई सारी चीजों को समेटे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। देशी शासकों में हम लोग को पढ़ना है शुंग वंश को, कण्व वंश को,
सातवाहन शासकों को और चेदी वंश को। ये हम लोगों को आज कवर करना है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल इस सेगमेंट से बनते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भारत में जो, पहले हम लोग विदेशियों की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने जब मौर्य वंश को बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद शुंग, कण्व व सातवाहन जैसे कई स्थानीय शासन शुरू हो गए। मौर्यों के बाद मध्य एशिया के कई राजवंश उत्तर पश्चिम भारत में आए आक्रमणकारियों के रूप में, और यहाँ पर उन्होंने शासन किया, जिसमें कुषाण जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। तो ये जो शासन है, इनके आने का जो क्रम है, सबसे पहले इंडो यूनानी आए, इंडो बैक्ट्रियन आए, शक या सीथियन आए, पार्थियन आए, और कुषाण या यूची आए। यहाँ पर वैसे शक और सीथियन में अलग अलग किताबों में अलग मिलता है। किसी किताब में कहा जाता है कि जो पार्थियन है वो शकों से पहले आए और शक बाद में आए। बेसिकली बात यह है कि यहाँ पर शक और पार्थियन के जो प्रारंभिक शासक हैं उनके बीच में बड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं जो पार्थियंस के शासक हैं उनको शकों में शामिल कर लिया गया है, कहीं पर शकों के शासकों को पार्थियन में शामिल कर लिया है, और इसका कारण यह है कि उस समय ऐसा कोई हमको साक्ष्य नहीं मिल रहा है जो ये कंक्लूसिवली ये बोल दे कि ये शक है या ये पार्थियन है। ऐसे एक शासक पार्थियंस में आता है, मग, उसको कहीं कहीं शकों में शामिल किया गया है, कहीं कहीं पार्थियनों में शामिल किया गया। तो इस वजह से शक और पार्थियनों के जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग इनको हम समकाल का मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडो यूनानी यानी कि इंडो बैक्ट्रियन या इंडो ग्रीक सबसे पहले आए, फिर शक, उसके बाद पार्थियंस और फिर कुषाण। पार्थियंस को पहलव भी बोलते हैं, पहलव। इस पहलव को पल्लव से कंपेयर मत कीजिएगा, पल्लव अलग है और पहलव अलग है जो पार्थियंस है। एक एक करके इनको देखते हैं। इंडो यूनानी या इंडो बैक्ट्रियंस की अगर बात करें तो इनकी बारे में जो जानकारी का जो हमारे पास प्रमुख स्रोत है, इनके बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है इंडो ग्रीक्स के या हिंद यवन के जो क्वाइंस हैं, इनके जो सिक्के हैं, यही इनके बारे में हमको अधिकांश जानकारी देते हैं। और इंडो ग्रीक्स के मुख्यतः दो वंश थे जिन्होंने भारत पर शासन किया था। एक वंश का नाम था यूथेमेडस वंश, यूथेमेडस वंश। दूसरा था यूक्रेटाइडीज, यूक्रेटाइडीज वंश। यूथेमेडस वंश में जो प्रमुख शासक है उसको बोलते हैं डिमिट्रियस। आपने नाम सुना होगा डिमिट्रियस का। और यूथेमेडस वंश जो था, इसका जो एरिया था जहां पर ये शासन करता था, वो बेसिकली झेलम नदी से मथुरा तक फैला हुआ था। यूक्रेटाइडीज वंश का जो एरिया था वो बैक्ट्रिया से झेलम तक फैला हुआ था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये एक इलाका देख लें, और यहाँ पर बीच में क्या है, ये झेलम है। यहाँ पर हम देख लें ये मथुरा है, और ये मान लिया कि ये बैक्ट्रिया है। तो ये जो इलाका है और ये जो इलाका है, तो ये झेलम से और मथुरा के बीच का जो इलाका है, इस वाले इलाके में शासन था यूथेमिड्स या डिमेट्रियस वंश का। और जो बैक्ट्रिया से ये वाला इलाका है, झेलम तक का इलाका है, इस पर शासन था यूक्रेटाइडीज वंश का। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे इसी को देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो यूथेमेडस वंश है, पहले हम लोग यूथेमेडस वंश की बात कर लेते हैं। यूथेमेडस वंश जो है, इसकी जो शुरुआत करता है पहला वंश, इंडो यूनानिया का जो पहला वंश है, यूथेमेडस वंश। इन वंशों का नाम बेसिकली इन वंशों के संस्थापकों के नाम पर रखा गया है। इसका जो बेसिकली पहला शासक है, इसका जो शुरुआत करने वाला है, उसका नाम था यूथेडेमस, और उसी के नाम पर इस वंश का नाम यूथेडेमस वंश रखा गया है। यूथेडेमस के बाद इस वंश का शासक बनता है इसका बेटा डिमिट्रियस। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। डिमिट्रियस जब शासक बनता है तो वो लगभग 180 बीसी के आसपास का काल होता है, 180 बीसी के आसपास ये शासक बनता है। और ये जब शासक बन रहा है तो इस समय भारत में पुष्यमित्र शुंग का बेसिकली शासन था, और ये अब भारत की ओर आक्रमण करता है।
और भारत पर आक्रमण करने के बाद ये हिंदू कुश पर्वतमालाओं को क्रॉस करते हुए ये एंटर कर जाता है और पंजाब को जीत लेता है। इसने क्या कर लिया? पंजाब को जीत लिया। पंजाब को जीतने के बाद ये अपनी राजधानी बनाता है शकल को। शकल को बनाता है राजधानी। ये शकल कुछ और नहीं, आज जिसे हम पाकिस्तान का सियालकोट बोलते हैं वही ये शकल था, जिसको ये अपनी राजधानी यूथेडेमस वंश बनाता है। और बाद में ये अपना एक्सपेंशन करता है, और एक्सपेंशन करने के बाद ये मथुरा तक आ जाता है और मथुरा तक इसका शासन हो जाता है। ये और एक्सपेंशन करना चाहता था, लेकिन मथुरा के आगे एक्सपेंशन ये करने की सोचता उसके पहले ही ये जहां से आया था, ये कहाँ से आया था? ये बैक्ट्रिया से आया था। बैक्ट्रिया से आया था, तो बैक्ट्रिया में हो जाता है विद्रोह। और बैक्ट्रिया में जब विद्रोह हो जाता है तो भाई पहले हम अपना घर बचाएंगे और फिर हम आगे एक्सपेंशन करेंगे। तो ये जो डिमिट्रियस है, ये डिमिट्रियस अब वापस भागता है कहाँ पर? इस विद्रोह को दबाने के लिए बैक्ट्रिया की तरफ भागता है। लेकिन यहाँ पर जो इसने साम्राज्य बना लिया, इतना एक्सपेंशन कर लिया, तो यहाँ पर ये अपना दामाद, यहाँ पर अपना दामाद बैठा कर चला जाता है कि भाई यहाँ की जो देख रेख है वो आप करें। एक तरीके से गवर्नर के रूप में उसको यहाँ पर बैठा कर चला जाता है। और उसका जो नाम होता है वो होता है मिनेंडर। मिनेंडर उसका नाम होता है। जो डिमिट्रियस है उसको भारतीय जो ग्रंथ है उनमें धर्ममित कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्ममित कहा गया है। और मिनेंडर का जो नाम मिलता है भारतीयकरण जो उसके नाम का हुआ वो हो गया है मिलिंद। तो मिनेंडर को यहाँ पर बनाकर चला जाता है। और जो डिमिट्रियस है, जब वो बैक्ट्रिया पहुंचता है तो विद्रोह को दबाते समय उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब उसकी वहां पर हत्या हो जाती है तो मेनेंडर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और यहाँ का जो शासक है वो शासक बन के बैठ जाता है। शासक यहाँ पर बन जाता है। मेनेंडर को ही मिलिंद बोला जाता है और अब ये यहाँ का शासक बन गया। ठीक। मेनेंडर के बाद जो अगला शासक बनता है, मेनेंडर के बाद अगला शासक बनता है इसका बेटा, जिसका नाम होता है स्ट्रेटो प्रथम। मिनेंडर और स्टेटो के सिक्के जो हमको मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मथुरा से मिले हैं। मिनेंडर और स्टेटो के सिक्के हमको, दोनों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मथुरा से मिले हैं। स्टेटो के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है स्टेटो टू। और स्टेटो टू के शासक बनने के बाद 19 बीसी में यूथेडेमस वंश का पतन शुरू हो जाता है। यूथेडेमस वंश का जो पतन है वो शुरू हो जाता है। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला डिमिट्रियस है। ये कौन सा वंश है? ये यूथेडेमस वंश है। यूथेडेमस वंश है। और इस यूथेडेमस वंश का पहला शासक डिमिट्रियस है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया, मेनेंडर को गवर्नर बनाकर लौट गया। क्यों लौट गया मैंने आपको बताया। और मेनेंडर ने कुछ समय के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मिनेंडर या मिलिंद राजधानी सकल जो वर्तमान का सियालकोट पाकिस्तान है का है। ये जो मिनेंडर है या जो मिलिंद है ये अपने दरबारी एक बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन, नागसेन के प्रभाव में आकर ये बौद्ध बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो मिलिंडर है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से क्यूरियस होता है। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इसके अंदर होती है। तो वो इस पूरे प्रोसेस में बौद्ध भिक्षु नागसेन से कई सारे प्रश्न पूछता है, बौद्ध धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जिनके दर्शन के बारे में, जिनके जवाब जो नागसेन बौद्ध भिक्षु हैं वो उसको देते जाते हैं। और इन्हीं सवाल और जवाबों को एक किताब में कंपाइल कर लिया गया है, संकलन कर लिया गया है, जिस किताब का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। बेसिकली मिलिंद तो मिलिंद के नाम से है और पन्हो का मतलब होता है प्रश्न, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये जीवन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में थे, जिनका जवाब नागसेन भिक्षु ने दिए थे। तो इन सभी का जो संकलन है वो एक बौद्ध ग्रंथ के रूप में आ गया, जिसको पवित्र माना जाता है। और ये किससे संबंधित है? धार्मिक और दार्शनिक है ये। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला। मिलिंद के बाद स्टेटो वन, स्टेटो टू, और उसके बाद पतन शुरू हो जाता है। जो दूसरा वंश था उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्लाइड में नहीं है वो, आप यहाँ पर समझ लीजिए उसको। दूसरा जो वंश था जिसका जो था शासन, वो बैक्ट्रिया से झेलम के बीच में था। वो इलाका भी भारत में ही है और उसका नाम था वंश का यूक्रेडाइटीज। यूक्रेडाइटीज
डाइटीज वंश। अभी मैंने आपको बताया कि डिमिट्रियस जब भारत में एक्सपेंशन कर रहा था और मथुरा तक पहुंच गया था, तो उसके जो मूल प्रदेश है बैक्ट्रिया, उस बैक्ट्रिया में विद्रोह हो जाता है और उस विद्रोह को दबाते समय डिमिट्रियस की हो जाती है मौत। तो वो जो विद्रोह था वो किसी और ने नहीं किया था, यूक्रेडाइटिस नाम के एक व्यक्ति ने किया था। यूक्रेडाइटिस नाम के एक व्यक्ति ने किया था, और यूक्रेडाइटिस नाम के व्यक्ति के द्वारा किए गए विद्रोह को दबाते समय डिमिट्रियस की हत्या कर दी जाती है। और अब बैक्ट्रिया पर, जिसमें पहले डिमिट्रियस का शासन था, अब उसकी हत्या करके यूक्रेडाइटिस अब क्या कर लेता है, बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है। तो अब ये जो इलाका था बैक्ट्रिया से लेके झेलम नदी के पश्चिम तक का, ये पूरा का पूरा इलाका किसके वंश के अधिकार में आ जाता है, यूक्रेडाइटिस वंश के अधिकार में आ जाता है। और ये अपनी जो राजधानी बनाता है, ये राजधानी बनाता है तक्षशिला को, जो आज पाकिस्तान में है। तक्षशिला को अपनी राजधानी ये बनाता है। तो डिमिट्रियस वालों की राजधानी शकल थी और यूक्रेटाइडिस वंश वालों की राजधानी तक्षशिला थी। ये अपने सिक्के जारी करता है। इसके जो सिक्के थे, इसके सिक्के बेसिकली जो लिपि उसमें लिखी हुई थी वो यूनानी और खरोष्टी लिपि का उसने अपने सिक्कों में प्रयोग किया। ठीक। यूक्रेटाइटिस के बाद जो अगला शासक बनता है, तो ये पहला शासक है। जो अगला दूसरा शासक बनता है उसका नाम होता है हेलियोक्लीज। हेलियोक्लीज अगला शासक बनता है। हेलियोक्लीज और स्टेटो वन के बीच में युद्ध होता है, इसमें स्टेटो वन को पराजित कर दिया जाता है। हेलियोक्लीज बेसिकली आ बैक्ट्रिया का अंतिम शासक साबित होता है। अब समझिएगा ये बेसिकली क्या है, ये झेलम है, यहाँ पर यूथेडेमस वंश का शासक शासन है। ठीक। यहाँ पर ये बैक्ट्रिया है, और फिर ये इलाका और तक्ष इलाका है, और इस पूरे इलाके में शासन है हेलियाक्लीस का, जो कि अब यूक्रेटाइडिस वंश का है। तो ये पूरे का शासन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आक्रमण होता है और इससे ये बैक्ट्रिया वाला इलाका छीन लिया जाता है। तो बैक्ट्रिया वाला इलाका तो उसका चला गया, लेकिन ये वाला इलाका बैक्ट्रिया के अलावा बाकी जो इलाका है वो अभी इसके हाथ में है। ठीक। तो अब बैक्ट्रिया का इलाका हेलियाक्लीस के हाथ से निकल जाता, तो हम कहते हैं बैक्ट्रिया का जो अंतिम शासक था वो हेलियाक्लीस था, लेकिन ये भी बचा हुआ इलाका उसके हाथ में है। और अब इस हेलियाक्लीस के बाद इस बचे हुए इलाके का जो शासक बनता है वो बनता है एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स बनता है। और यही एंटियालकीड्स है जिसने शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बेस नगर अभिलेख जब पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। ठीक है। तो जो हेलियोडोरस था, ये हेलियोडोरस जो भागभद्र, जो शुंग वंश का नवा शासक था, उसके दरबार में भेजा गया था। वो किसने भेजा था, एंटियाल कीट्स ने भेजा था। अब एंटियाल कीट्स जो था, ये इस वंश का शासक था। और इसके बाद शासक आते हैं, और जो यूक्रेटाइटिस वंश है, इस यूक्रेटाइटिस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है हमारा हर्मियस। हर्मियस यहाँ का अंतिम शासक होता है। तो ये जो था, ये भारत में इंडो यूनानी या इंडो बैक्ट्रियन जो काल था, इंडो बैक्ट्रियन शासन था, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और इनका भारत की कला और संस्कृति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग गांधार कला शैली की बात करते हैं, जिसमें बुद्ध को घुंघराले बालों, अधकुली आंखों और लंबे कानों के साथ दिखाया जाता है, ये जो कला शैली है, जिसको हम हेलेनिस्टिक कला शैली भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत भारत में इन्हीं इंडो यूनानियों के द्वारा की गई थी। यानी कि ये भारत में लेके आते हैं एक शैली जो भारत की शैली के साथ मिलकर गंधार कला शैली या हेलेनिस्टिक शैली मानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। भारत में मुद्राओं पर इनका बड़ा प्रभाव होता है। ये भारत में सोने के सिक्के चलवाते हैं,
भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो इंडो ग्रीक्स ने चलवाए थे सबसे पहले। लेकिन ये जो सोने के सिक्के थे भारतीय नहीं थे, ये वो सोने के सिक्के थे जो उनके इलाके बैक्ट्रिया या ग्रीस वगैरह में चला करते थे, और वही सिक्के यहाँ पर चलाने लगे। भारत में बने हुए सोने के सिक्के सबसे पहले जो चलवाए थे वो कुषाणों में चलवाए गए थे। और इसके जो सिक्के हैं वो भारत में बने हुए नहीं थे, वो इनके इलाके के सिक्के थे जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में चलाने शुरू कर दिए थे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन होता है कि पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने सोने के सिक्कों के साथ जो अभिलेख युक्त मुद्रा इसमें वो इन्होंने करनी शुरू करी। ठीक, इनके द्वारा सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए गए वो चांदी के सिक्के चलाए गए। और इंडो ग्रीक जो थे वो एक उपाधि धारण करते थे, एक उपाधि धारण करते जिसका नाम था बैसिलियास। बैसिलियास या बैसिलियान की उपाधि धारण करते थे, और यही बैसिलियास या बैसिलियान बाद में बिगड़ के हो जाता है महाराज। और भारतीय जो शासक है वो महाराज की उपाधि धारण करने लगते हैं, और पहला जो भारतीय शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी वो था खारवेल, चेदी वंश का शासक खारवेल था। ठीक, और इनके जो सिक्के थे बेसिकली वो वेस्टर्न इंडिया में चल रहे थे। ये हमारा इंडो यूनानी या इंडो बैक्ट्रियन हो जाता है। इंडो बैक्ट्रियन के बाद हमारे जो अगले हैं वो आते हैं शक, शक यानी कि सीथियन। ये जो शक या सीथियन थे ये बेसिकली भी भारत के बाहर के थे, और इन्होंने बड़े लंबे समय तक भारत में शासन किया। लगभग 500 वर्षों तक इन्होंने भारत में शासन किया, बहुत लंबे समय तक शासन किया। ठीक, ये बाहर से आए थे। बाहर कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के इलाके से। बेसिकली कारण क्या था कि 165 ईस्वी के आसपास का समय था जब चाइना का जो वेस्टर्न बॉर्डर था उसके आसपास कुषाण या यूची नाम की एक जाति रहती थी जो एक लड़ाकू जाति थी। और चाइना में एक हूण राजा हुआ था जिसका नाम था लाओ शंग, जिसने यूचीज पर आक्रमण किया था। तो ये जो यूचीज थे ये भागकर वेस्ट की तरफ जाते हैं, और वेस्ट की तरफ सेंट्रल एशिया आते हैं। और सेंट्रल एशिया में जब ये यूचीज वहां पर पहुंच जाते हैं तो सेंट्रल एशिया में शक होते हैं, और ये यूचीज जब शकों के इलाके में आते हैं तो वहां से शकों को मारकर भगा देते हैं। शक वहां से भागकर बैक्ट्रिया पहुंचते हैं जहां यूक्रेटाइडिस वंश के हेलियाक्लिस का शासन था। शक हेलियाक्लिस को भगा देते हैं और बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लेते हैं। बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले कि हेलियाक्लिस के हाथों से बैक्ट्रिया छीन लिया जाता है। वो कौन छीनते हैं? यही शक छीन लेते हैं। बैक्टीरिया पहुंचने के बाद जो शक है वो दो भागों में बट जाते हैं। इनका एक ब्रांच जो होती है वो चली जाती है कश्मीर की तरफ और वहीं पर सेटल हो जाती है, और दूसरी ब्रांच जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए इधर वेस्टर्न इंडिया से इंडिया के अंदर जो प्लेन इंडिया है, मैदानी इंडिया है, वहां पर इंटर करती है। और ये भारत में जो पहला आक्रमण करते हैं वो 71 बीसी के आसपास, और 200 बीसी आसपास में चीन से भाग दीवार बनी। शक वहां से उनका सामना हूणों से हुआ, हूणों के पास फिर बैक्टीरिया गए, बैक्टीरिया में भगाया, फिर बैक्टीरिया में कब्जा किया। वहां से आते आते कई कुछ साल गुजर गए, और 71 बीसी में ये भारत में आक्रमण करते थे जब भारत में कर्ण वंश के लोगों का शासन था, और ये उनका मुकाबला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो इनका पहला शासन मालवा मतलब इनका मुकाबला तो और लोगों से होता है, लेकिन जो सबसे कड़ी टक्कर इनको देता है वो मालवा जो इलाका है जहाँ पर उज्जैन वगैरह आजकल आता है, वहां पर एक विक्रमादित्य नाम के राजा का शासन था। ठीक, वो एक अपने साथी लोगों को मिलाकर एक ग्रुप तैयार करता है, और उस ग्रुप मिलकर विक्रमादित्य के नेतृत्व में 57 बीसी के आसपास, 57 बीसी के आसपास शकों को बुरी तरीके से पराजित करके देश के बाहर खदेड़ देता है। और ये विक्रमादित्य उनको इतनी बुरी तरीके से हराते हैं, इतनी बुरी तरीके से भगाते हैं कि शकों की कई सालों तक भारत की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती है। और फिर जो विक्रमादित्य है, ये विक्रमादित्य का नाम एक लीजेंड बन जाता है, वीरता का प्रतीक बन जाता है, और कई सारे शासक विक्रमादित्य के नाम की उपाधि अपने आप को वीर दिखाने के लिए अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। और अभी तक देखा जाए तो भारत के इतिहास में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। ठीक है, 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। और ये जो ओरिजिनल विक्रमादित्य थे जिन्होंने शकों को मार के भगाया था, इन्होंने शकों को भगाने के बाद इसकी याद में एक नया संवत शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं कृत संवत। ध्यान रखिए, शक संवत नहीं, शक संवत कनिष्क शुरू करेगा।
कृत संवत बोलते हैं, और इसी कृत संवत का एक दूसरा नाम और है, इसको हम मालव संवत भी बोलते हैं। तो और बाद में इसी मालव संवत का नाम बदलकर हो जाता है क्या, विक्रम संवत। तो कृत संवत बोला जाए, मालव संवत बोला जाए, या विक्रम संवत बोला जाए, ये एक ही बात है। और इसका काल क्या है, ये कब से शुरू हुआ, ये 57 BC से शुरू हुआ। तो ये हमारा जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर मानते हैं, जिसमें इस समय जो साल चल रहा है वो 2024 चल रहा है। तो अगर इससे हमको देखना है कि हमारा जो विक्रम संवत क्या है, तो उसमें 57 ईयर्स हमको क्या करने पड़ेंगे, 57 ईयर्स हमको और जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि ये 2024 को अगर हमको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, कृत संवत में कन्वर्ट करना है, तो हमको 57 इसमें जोड़ना पड़ेगा। और 57 जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा यहाँ पर विक्रम संवत होगा। तो इस समय जो विक्रम संवत आज चल रहा है वो 2081 विक्रम संवत चल रहा है, 57 साल जोड़ने के बाद। विक्रमादित्य का जब काल खत्म हो जाता है, तो विक्रमादित्य के बाद शक दोबारा इंडिया में एंटर करते हैं। अब यहाँ पर जब वो इंडिया में एंटर करते हैं, तो अब शकों की जो शाखाएं अगर देखें, तो टोटल शकों की 5 शाखाएं हो जाती हैं, जो इंडिया के या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में शासन करते हैं। ये 5 शाखाएं हैं इनकी। इनकी जो है 5 शाखाएं हैं। ये 5 शाखाएं कहाँ कहाँ शासन कर रही हैं। एक शाखा शासन कर रही है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो शाखा शासन कर रही शकों की, उसको बोलते हैं कपिशा साम्राज्य। एक शासन कर रही है तक्षशिला के आसपास के इलाकों में। ठीक। एक शासन कर रही है मथुरा में। एक ब्रांच शासन कर रही है उज्जैन में। एक ब्रांच शासन कर रही है नासिक में। तक्षशिला और मथुरा में शासन करने वाले जो ये शक हैं, इनको बोला जाता है उत्तरी क्षत्रप। शक अपने लिए क्षत्रप शब्द का इस्तेमाल करते थे, छत्र उत्तरी क्षत्रप बोला जाता है। उज्जैन और नासिक में जो शासन कर रहे हैं, इनको बोला जाता है पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप बोला जाता है। तो हमको बेसिकली जो ध्यान रखना है वो तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक वालों का ध्यान रखना है। अफगानिस्तान तो बाहर का इलाका हो गया। ठीक। और ये मथुरा में बाद में कुषाण कब्जा कर लेते हैं। तक्षशिला में पार्थियंस कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन उज्जैन और नासिक में इनका जो शासन है वो ठीक ठाक समय के लिए चलता है। तो ध्यान रखिएगा, शक शासक अपने आप को क्या बोलते थे, अपने आप को वो क्षत्रप बोलते थे। कुछ शक शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को महाक्षत्रप बोला है। तो हम लोग अभी इनको आगे देखेंगे। तक्षशिला की अगर बात की जाए, तो तक्षशिला में जो शकों का शासन है, ये चलता है 20 BC से 44 AD तक। ठीक। और यहाँ पर तक्षशिला में शासन करने वाला जो पहला शासक था, उसका नाम था मेउस या मोग। मेउस या मोग इसका नाम था। ठीक है। मेउस ने बेसिकली तक्षशिला में एक संघाराम बनवाया था। तक्षशिला में एक संघाराम बनवाया था बुद्ध के अवशेषों पर। एक शक्तिशाली शासक था ये। मेउस के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है एजेज प्रथम। एजेज प्रथम के बाद आता है एजेज टू। जब एजेस 2 का नंबर आता है, तो यहाँ पर अब पार्थियंस जो होते हैं, वो पार्थियंस इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद जो पार्थियंस हैं, वो इसको हराकर, किसको हराकर, इसको हराकर, एजेस 2 को हराकर तक्षशिला पर अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पर तक्षशिला 44 AD में इनका जो शकों का शासन है वो खत्म हो जाता है। तक्षशिला के खत्म होने के बाद हम मथुरा को देख लेते हैं। मथुरा में शकों का जो पहला शासक था, उसका नाम था राजबुल। मथुरा में जो पहला शासक था शकों का, उसका नाम था राजबुल या राजुल। ठीक। इसने महाक्षत्रप की उपाधि ली थी।
छत्रप के साथ साथ महाछत्रप की उपाधि ली थी। यहाँ पर इनका शासन चलता रहता है और यहाँ पर बेसिकली कुषाण आक्रमण करते हैं, कुषाण आक्रमण कर लेते हैं और यहाँ से भी शकों का जो शासन है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत कम समय के लिए तक्षशिला और यहाँ पर शकों का शासन रहता है। बेसिकली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है पश्चिमी क्षत्रपों की, जो उज्जैन और नासिक के हैं। तो हम यहाँ पर अब इनकी बात कर लेते हैं, पहले नासिक की बात करेंगे और फिर उज्जैन की बात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब हम पश्चिमी क्षत्रपों में पहले बात कर लेते हैं नासिक वालों की और फिर बात कर लेंगे हम लोग उज्जैन वालों की। तो पश्चिमी क्षत्रप की बात करते हैं हम लोग नासिक की। नासिक में अगर हम लोग देखें, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, जो पश्चिमी क्षत्रप हैं इनमें अगर देखा जाए तो एक था नासिक में इनका साम्राज्य और दूसरा था इनका उज्जैन में इनका साम्राज्य। नासिक में जो इनका साम्राज्य था, इसमें जो वंश शासन कर रहा था वो था शकों का क्षहरात्र वंश, शकों का क्षहरात्र वंश। और उज्जैन में जो शासन कर रहा था तब वो था शकों का कार दमक वंश। ठीक, तो ये दो वंश थे शकों के, जिनमें से क्षहरात्र वंश नासिक में शासन करता था और कालदमक वंश उज्जैन में शासन करता था। तो यहाँ पर नासिक में कौन सा वंश है? नासिक में है क्षहरात्र वंश। क्षहरात्र वंश का नासिक में जो पहला शासक था उसका नाम था भूमक, इसका नाम भूमक था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था नहपान। नहपान सबसे शक्तिशाली शासक था और नहपान को पराजित कर देता है सातवाहन वंश का 23वां शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। जो किसका था? सातवाहन वंश का 23वां शासक था। ठीक, और इसमें नहपान की हो जाती है मृत्यु, नहपान की मृत्यु हो जाती है और क्षहरात्र वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये नासिक का क्षहरात्र वंश समाप्त हो गया। यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य के जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है उसने उसको पराजित कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं जो दूसरा वंश बचा हुआ है जो है उज्जैन का वंश। तो उज्जैन में बेसिकली शासन किसका था? उज्जैन में शासन था कालदमक वंश का। और इस कालदमक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था चस्टन। और इसी के नाम पर इस कालदमक वंश को चस्टन वंश भी, चस्टन वंश भी कहा जाता था। तो ये पहला शासक या संस्थापक चस्टन था और इसीलिए कालदमक वंश को ये कहा जाता था। और चस्टन ने भी महाक्षत्रप की उपाधि ली थी। चस्टन ने भी महाक्षत्रप की उपाधि ली थी। इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी उज्जैन थी। ठीक, राजधानी उज्जैन थी, तो इसको उज्जैन का कालदमक वंश कहा जाता है। चस्टन के बाद जो अगला शासक बनता है, चस्टन के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है जयदामन। जयदामन, जयदामन के बाद जो शासक बनता है वो बेसिकली बनता है रुद्रदामन। रुद्रदामन, ये दोनों बेसिकली चस्टन के पुत्र हैं। होता क्या है, चस्टन जयदामन को शासक बनाता है, अपना उत्तराधिकारी के रूप में शासक बना देता है, लेकिन जयदामन की किसी बीमारी से मौत हो जाती है और जयदामन की बीमारी के बाद जो चस्टन है वो रुद्रदामन को यहाँ का शासक बना देता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शासक बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक चीज पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सह शासन।
सह शासन का मतलब है कि चस्टन शासन कर रहा है और चस्टन अब शासन करते हुए अपनी जिम्मेदारी को कम कर लेता है और रुद्रदामन को या जयदामन को शासक बना देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चस्टन का रोल खत्म हो गया, अब यहाँ पर रुद्रदामन शासक है, लेकिन क्योंकि रुद्रदामन नया है तो चस्टन भी शासन में उसकी सहायता करता है और दोनों मिलकर कुछ समय तक शासन करेंगे और फिर उसके बाद चस्टन हट जाएगा और रुद्रदामन शासन करना लगेगा। तो ये बेसिकली क्या है, जब दो लोग मिलकर शासन कर रहे हैं इसको बोला जाता है सह शासन। तो इसकी जो परंपरा हमको ये उज्जैन के कार्दमक वंश से मिलती है और इसका जो प्रमाण है वो अभिलेखी प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है। इनका एक रुद्रदामन का एक अभिलेख है, इसका नाम है अंधो अभिलेख। इस अंधो अभिलेख में साफ साफ लिखा है कि चस्टन और रुद्रदामन दोनों मिलकर शासन कर रहे हैं और ये जो है ये सह शासन का अभिलेख है। ठीक, बात करते हैं हम रुद्रदामन की। रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र दामन, रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था और इसके दो अभिलेख जिनमें से एक अभिलेख का नाम मैंने अभी बताया जिसका नाम क्या था, अंधो अभिलेख, जो कि सह शासन का अभिलेखी साक्ष्य है। और दूसरा इसका जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है, जिसको हम गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। आप लोग जब अशोक के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो गिरनार से भी मिले हैं, गिरनार से भी अभिलेख मिला है। ठीक, अंधोभिलेख के बारे में मैंने बता ही दिया कि रुद्रदामन ने अपने दादा चश्न के साथ सहशासन किया था। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, जयदामन जो था वो पुत्र था और रुद्रदामन जो था वो जयदामन का पुत्र था, तो चस्तन इसका दादा था। ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है कि जो रुद्रदामन है उसने कौन कौन से इलाके जीते जीते थे, यानी कि रुद्रदामन की विजयों की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन की विजयों की जानकारी मिलती है और इसमें कई सारे ऐसे इलाकों की जानकारी मिलती है जो पहले सातवाहनों के अधिकार में थे और सातवाहनों से उसने उनको जीत लिया था। ठीक, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि रुद्रदामन ने दक्षिणा पथपति को 2 बार हराया था। दक्षिणा पथपति को 2 बार हराया था। दक्षिणा पथपति से जब पहचान की गई तो दक्षिणा पथपति से पहचान हुई सातवाहन शासक और आ, गौतमीपुत्र सतकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमई की, इसकी उपाधि दक्षिणापथपति थी। तो उससे और समकालीन समय को भी देखा गया तो यही आया। ठीक है, और दोनों बार उसने दक्षिणापथपति वशिष्ठिपुत्र पुलमई को हराया और दोनों बार उसकी हत्या नहीं की बल्कि जिंदा छोड़ दिया। और ये जो जानकारी जिंदा छोड़ दिया, ये जिंदा क्यों छोड़ा, क्योंकि एक अभिलेख हमको मिला है, उस अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि ये जो वशिष्ठिपुत्र पुलमई था ये जो था ये रुद्रदामन का दामाद था। रुद्रदामन का दामाद था। जूनागढ़ अभिलेख अगर बात करें तो ये मूलतः किसका अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख मूलतः अशोक का अभिलेख है और इसी जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के अभिलेख के ऊपर नीचे ही अप करके दो और लोगों ने अपने अभिलेख यहाँ पर छप लिखवाए थे, जिनमें से एक था रुद्रदामन और दूसरा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी इसी पत्थर पर अपने अभिलेख लिखवाए। जो जूनागढ़ अभिलेख है इसकी खोज किसने की थी, जूनागढ़ अभिलेख की जो खोज की थी वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने, और ये खोज हुई थी 1832 में। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है, लिपि इसकी है ब्राह्मी और ये चंपू शैली में है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य मिश्रित शैली में है और सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें अशोक का अभिलेख भी मिलता है और इसमें स्कंदगुप्त का अभिलेख भी मिलता है, तो इसमें मिलने वाले जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में उसने लिखवाया है, स्कंदगुप्त का अभिलेख भी संस्कृत भाषा में है और जो अशोक का अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। इसी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में ही, हम जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जूनागढ़ अभिलेख में ही जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नाम मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख है, सुदर्शन झील का उल्लेख है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
और बाद में अशोक ने इस सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई थी। रुद्र दामन का समय जब आता है तो रुद्र दामन के समय यहाँ पर एक तूफान आता है, बाढ़ आती है, और उस बाढ़ और तूफान से ये जो सुदर्शन झील है ये नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। और इस अभिलेख में रुद्र दामन ने लिखा है कि इस बाढ़ और तूफान की वजह से जो सुदर्शन झील है वो दुदर्शन झील में कन्वर्ट हो गई है। और रुद्र दामन अपने निजी पैसे से, राज्य के पैसे से नहीं, अपने निजी निजी पैसे से इस झील की मरम्मत करवाता है। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ, ये बात भी लिखी हुई है कि ये जो नदी, ये जो सुदर्शन झील है, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक बांध बनवाए जाने की वजह से ये बनी थी। और वो जो बांध बनाया गया था वो दो नदियों पर बनाया गया था। वो दो नदियां थी, कौन थी? एक थी पलासिनी नदी और दूसरी थी सुवर्ण सिकता नदी। इन दो नदियों पर बनाया गया था। आगे चल के जब गुप्त वंश आता है तो स्कंदगुप्त के समय ये जो बांध और जो झील है दोबारा से खराब हो जाती है, नष्ट, दोबारा से इस पर क्षतिग्रस्त हो जाती है। और अब जो स्कंदगुप्त है ये दोबारा से फिर से इसकी देख रेख, इसकी मरम्मत करवाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील से संबंधित कौन कौन से शासक हैं? तो सुदर्शन झील से संबंधित पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने सुदर्शन झील को बनवाया था और एक बांध से बनवाया था जो कि पलासनी और सुवर्णशिक्ता नदी के ऊपर बनी थी। इसके अलावा इससे संबंधित अशोक है जिसने इससे नहरें निकलवाई थी। फिर रुद्रदामन है जिसने इसकी मरम्मत करवाई थी। और फिर हमारा कौन है? फिर हमारा स्कंदगुप्त है, गुप्त वंश का, जिसने इसकी दोबारा से खराब होने पर, दोबारा से क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत करवाई थी। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख में ही 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के कर कौन है? ये 6 प्रकार के कर हैं: बलि, भाग, शुल्क, विष्टि, कर और प्रणय। और ये कहा गया है कि विष्टि, कर और प्रणय नाम के जो कर हैं इनको रुद्रदामन ने समाप्त कर दिया है। और ये वाले जो कर हैं ये कर कैसे हैं? ये जारी हैं। ठीक, अब रुद्रदामन की बात करें तो इसका अभिलेख जूनागढ़ में पाया जाता है। गिरनार की पहाड़ियों में है तो गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, काव्य शैली में है, बेसिकली काव्य शैली प्लस पद्य दोनों में है, तो ये चंपू शैली में है। और पहली बार किसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही नाम आया। और साथ ही साथ इसमें स्वयंवर और गंधर्व विवाह का पहला अभिलेख ही साक्ष्य है। ये स्वयंवर, गंधर्व विवाह का पहला अभिलेख ही साक्ष्य है ये। अच्छा, स्वयंवर और गंधर्व विवाह में अंतर होता है। स्वयंवर का मतलब होता है जहां पर जो वधु है वो स्वयं अपना जो पति है वो चुने, और गंधर्व विवाह का मतलब होता है वो विवाह जहां पर तुरंत झटपट शादी कर ली जाए, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। रुद्रदामन ने यौधेय शासकों को भी पराजित किया था। यौधेय एक वंश था, यौधेय वंश के शासकों को भी पराजित किया था। किसने? रुद्रदामन ने। ये जानकारी भी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यौधेय राजा बहुत ही लड़ाकू और बहादुर होते थे, और इनकी इसी बहादुरी की वजह से इनको परम श्रेष्ठ वीर कहा जाता था। तो किस वंश के शासकों को परम श्रेष्ठ वीर कहा जाता था? यौधेय वंश के शासकों को परम श्रेष्ठ वीर कहा जाता था। रुद्रदामन के बारे में अगर बताया जाए तो ये वैदिक धर्म फॉलो करता था, वैदिक धर्म को फॉलो करता था। इसकी जो राजभाषा थी, इसकी राजभाषा संस्कृत इसने बनाई थी। राजधानी हम लोग जानते ही उज्जैन है। और रुद्रदामन के बाद बहुत सारे शासक होते हैं और लंबे समय तक के शासन करते रहते हैं। इसका काल तो 130 से 50 एडी तक है। लेकिन रुद्र जो जो शक वंश है, जो उज्जैन का है, जो ये जो वंश है कादर्मक वंश, ये 255 एडी तक चलता रहता है। और यहाँ पर बाद में इसको समाप्त करने का जो स्टेज आता है, वो समाप्त करने का स्टेज आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या हम बोल सकते हैं गुप्त वंश का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो वाकाटक वंश के शासकों के साथ मिलकर इस इलाके पर हमला करके इसको जीत लेता है। अब ये रुद्रदामन का जो शासन है, बेसिकली राजधानी तो उज्जैन है, लेकिन ये केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है। ये जो वंश है ये गुजरात के और मालवा के इलाकों पर भी फैला हुआ है। और गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम होता है भृगुकच्छ या भरूच, जो कि पश्चिमी तट का भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था।
जिससे कि उधर के पश्चिमी एरियाज के जो देश हैं, उनके साथ व्यापार हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है वो इस भ्रगुकच्छ पर कब्जा करने के उद्देश्य से यहाँ पर हमला करता है और यहाँ के शक शासकों को मारकर भगा देता है। और इस समय जो यहाँ का शक शासक था वो था रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय था। तो ये बेसिकली हमारा जो शासन था शकों का था। शकों के बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं पार्थियंस की। पार्थियंस को ही पहलव बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पहलव लिखा है, पल्लव नहीं लिखा है। पल्लव के दूसरे हैं, पार्थियन नहीं है। पल्लव अलग है, पहलव अलग है। ठीक। यहां पर अगर बात की जाए तो पार्थियंस की उत्पत्ति भी बैक्ट्रिया से होती है, बैक्ट्रिया से होती है। ठीक है। और यहाँ पर पार्थियन वंश का जो पहला शासक या इसका जो संस्थापक था बैक्ट्रिया में, उसका नाम था मित्रदात। मित्रदात प्रथम था। मित्रदात प्रथम के बाद जो दूसरा आता है वो होता है मित्रदात द्वितीय। ठीक। ये जो दोनों हैं ये भारत में नहीं है, भारत के बाहरी हैं। पहला शासक या पहला पार्थियन शासक जो भारत आया उसका नाम क्या है? उसका नाम है वोनोनीज। उसका नाम है वोनोनीज। ये समकालीन था किसका? शक शासक मोग का। कहीं कहीं मोग को पार्थियन भी मान लिया जाता है। ठीक। लेकिन हम, हमारा जो एग्जाम बॉडीज है वो क्या मानती है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। वोनोनीज की जो उपाधि थी वो उपाधि थी महाराजा धीराज। वोनोनीज के बाद यहाँ पर शासन चलता रहता है और इसके 100-150 साल बाद एक शासक आता है, इसका नाम होता है गोंडो फर्नीज का शासन शुरू होता है। गोंडो फर्नीज का शासन यहाँ पर इसका शुरू होता है। ये 20 एडी के आसपास का समय है, 20 एडी के आसपास का समय है। गोंडो फर्नीस से के बारे में हमको जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, जिस अभिलेख का नाम है तख्ते दाही अभिलेख। कहीं कहीं तख्ते बाही भी लिखा मिलता है। ये अभिलेख है, ये अभिलेख हमको मिला है कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से हमको ये अभिलेख मिला है जो कि है खरोष्टी लिपि में। ठीक। गोंडो फर्निस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इसके शासनकाल में एक ईसाई प्रचारक भारत आता है। बेसिकली ये पहला ईसाई प्रचारक था जो भारत में आता है। इसका नाम था क्या? संत थॉमस। ये सेंट थॉमस जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अंत काल तक भारत में ही रहते हैं। भारत में ही इनकी मृत्यु होती है और इनको जो दफनाया गया है वो कहाँ पर दफनाया गया है? मद्रास में। उसको हम आज चेन्नई बोलते हैं। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इनको दफना दिया जाता है। ठीक है। पार्थियन जो शासक थे ये ओवरऑल उपाधि धारण करते थे। इनकी जो उपाधि थी वो होती थी धर्मिकस। जैसे गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, कुषाण शासक कैसर की उपाधि धारण करते थे, वैसे पार्थियंस की एक कॉमन उपाधि होती थी और वो उपाधि थी धर्मिकस। ठीक है। वैसे शकों और इंडो ग्रीक्स में से भी कुछ लोगों ने धर्मिकस की उपाधि धारण की थी। जो गोंडो फर्नीज है, इस गोंडो फर्नीज के बारे में एक बात और ध्यान रखनी कि गोंडो फर्नीज की मुद्राओं में शिव और शिव के त्रिशूल का अंकन है। शिव और शिव के त्रिशूल का अंकन है। और इस चीज को मानते हुए जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि गोंडो फर्नीज जो था वो शैव
धर्म का उपासक था, शैव धर्म को मानता था गोंडोफर्मीज। पार्थियंस के बाद हम लोग को देखना है यूची या कुषाण। तो हम लोगों ने देखा था कि चाइना से एक एक जनजाति थी, एक कबीला था जो बेसिकली हूणों के द्वारा भगा दिया जाता है वेस्टर्न चाइना से, और वो भागकर अलग अलग जगहों पर जाता है। तो बेसिकली ये वेस्टर्न चाइना में पाई जाने वाली एक जाति थी, एक कबीला था, जिसको यूची या कुषाण कहा जाता था। यूची कहा जाता था, ठीक है। और वहां का जो हूण शासक था लाओ शुंग, मैंने आपको नाम बताया था, वो बेसिकली इसको वहां से भगा देता है। ये जनजाति भागकर मध्य एशिया पहुंचती है, मध्य एशिया से शकों को भगाते हैं, शक भागकर बैक्ट्रिया पहुंचते हैं। ठीक, फिलहाल शक को तो हम लोग देख चुके हैं। तो यूची यहाँ से भागकर कहाँ पहुंच जाते हैं? मध्य एशिया पहुंच जाते हैं। और मध्य एशिया में जब पहुंचते हैं यूची, वेस्टर्न चाइना, वेस्टर्न चाइना से भागकर पहुंचते हैं सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, दो ब्रांचेस में बट जाती हैं। एक ब्रांच यहाँ से जाती है बैक्ट्रिया, और बैक्ट्रिया से शकों को भगा देती है, ये भाग के भारत आ जाते हैं शक। और दूसरी जो ब्रांच है, ये ब्रांच वहीं बस जाती है सेंट्रल एशिया में ही। अब यहाँ पर जब ये बैक्ट्रिया पहुंचते हैं, तो बैक्ट्रिया पहुंचने के बाद ये फिर से 5 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, इनकी 5 शाखाएं हो जाती हैं। और इन 5 शाखाओं में से एक शाखा अफगानिस्तान आती है। अफगानिस्तान होते हुए ये एंटर कर जाती है इंडिया में, जो भागता है इंडिया आ जाता है। ठीक, और इंडिया में जब ये आते हैं तो इंडिया में इनको बोला जाता है तायूची। और यही तायूची, तायूची मतलब होता है महान यूची, ग्रेट यूची। और यही तायूची बाद में बिगड़ते बिगड़ते हो जाता है भारतीय, इसका कुषाण हो जाता है। ठीक है, कुषाण वंश का जो संस्थापक भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कैडेफिस। कुजुल कैडेफिस संस्थापक है, और इसी को हम बोलते हैं कैडेफिस प्रथम। काल इसका है 15 एडी से 65 एडी तक का इसका काल है। ठीक है, और कुजुल कैडेफिस जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके बाद अगला जो शासक आता है वो आता है विम कैडेफिस। विम कैडेफिस आता है। ये जो है विम कैडेफिस, इसको माना जाता है कुषाणों का भारत में वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक कुजुल कैडेफिस है, वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक विम कैडेफिस है। इसको अब मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे विम कैडेफिस की। ये क्या है? ये भारत में कुषाणों का वास्तविक संस्थापक है, कुषाण साम्राज्य का पहला शासक है जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसके पहले आज ही हम लोगों ने भी कुछ देर पहले देखा था कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने जारी की थी। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले जारी की थी इंडो बैक्ट्रियंस ने, इंडो ग्रीक्स ने। तो यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं कि पहला शख्स जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इंडो ग्रीक्स के बारे में मैंने उस समय ही बताया था कि जो इंडो ग्रीक्स थे, उन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी वो भारत में बनी हुई नहीं थी। वो बेसिकली जहां पर अपने ग्रीस या बैक्ट्रिया के इलाके में जो उनकी स्वर्ण मुद्राएं थी, वही वेस्टर्न इंडिया में जो भी इलाके उनके कब्जे में थे, उन इलाकों पर कब्जा कर उन इलाकों पर उन्होंने वो करनी शुरू कर दी। तो मूलतः भारतीय स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। मूल रूप से भारत में बनी हुई स्वर्ण मुद्राएं जो भारत में शुरू करवाई गई थी, वो विम कैडेफिस के द्वारा शुरू करवाई गई थी। तो आपके पास अगर ये सवाल आता है तो इसको आपको ध्यान से समझ के बताना है। ठीक, या तो उसमें केवल इंडो ग्रीक लिखा होगा तो इंडो ग्रीक पर टिक लगा देंगे। अगर इंडो ग्रीक नहीं है, विम कैडेफिस या कुषाण लिखा है, तो कुषाणों पर टिक लगा देंगे। और अगर दोनों दिए होंगे तो उसमें साफ साफ कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया होगा कि किस प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं। अगर लिखा है कि भारत में बनी हुई स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने शुरू करी, तो जवाब विम कैडेफिस होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक। विम कैडफिस को ही हम कैडफिस टू के नाम से भी जानते हैं, कैडफिस टू के नाम से ही इसको हम लोग जानते हैं। और ये जो स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों की थी, इनको जो बोला जाता था वो दीनार बोला जाता था। ठीक है, दीनार बोला जाता था। और इन स्वर्ण मुद्राओं में विम कैडफिस ने अपनी उपाधियां भी लिखी हैं। इसकी जो उपाधियां इसकी मुद्राओं पर मिलती हैं वो मिलती हैं महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर और महाराजाधिराज। ये इसने अपनी उपाधियां यहाँ पर लिखी हैं। अब इसकी मुद्राओं में बेसिकली शिव का अंकन भी है। शिव के वाहन नंदी का अंकन भी है, शिव के त्रिशूल का अंकन भी है। तो इन सब से ये इतिहासकार लगाते हैं कि ये कैसा था, ये शैव धर्म को मानता था। तो इसके पहले जो था कुजुल कैडिफिस, वो कुजुल कैडिफिस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उसके बाद जो ये विम कैडिफिस है, ये किसका अनुयायी है, ये शैव धर्म का अनुयायी है। ठीक है। भीम कैडफिस के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है कनिष्क। तो देखें, यूची कबीला 5 संप्रदायों में या 5 भागों में विभक्त था, जिनमें से कुषाण एक थे। राजधानी इनकी पुरुषपुर और मथुरा थी। पहले पुरुषपुर या पेशावर है, मथुरा बाद में होती है। संस्थापक कुजुल कैडफिस था। चलाए गए सिक्के दीनार कहलाते थे और कुषाण शासक कैसर की उपाधि धारण करते थे। मुख्य शासक विम कैडफिस कनिष्क है, लेकिन हम लोग और भी देखेंगे। हम लोगों ने कुजुल देखा, विम कैडफिस देखा, अब बात कर लेते हैं कनिष्क की। उसके पहले इसकी उपाधि महेश्वर है। विम कैडफिस ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलवाए। जो पहले जो सिक्के थे वो ईरानी और ग्रीक सिक्के थे, जो भारतीय नहीं थे। बाकी हम लोगों ने और डिटेल देखी। कनिष्क की बात करें, कनिष्क की उपाधि थी सक्यो बुद्धा। कनिष्क की बात अगर करें तो कनिष्क जो था वो महत्वपूर्ण शासक है, शक्तिशाली शासक है। और इसको अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि इसने चीन के राजा से कहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो, अदरवाइज हम उसको उठा के ले जाएंगे। अब किसी की बेटी के बारे में बोलोगे कि अगर शादी नहीं करोगे हमसे तो हम इसको उठा के ले जाएंगे, तो ये अपमानजनक बात है। तो उसको भी गुस्सा आ जाती है और वो अपने सेनापति पांचाओ के नेतृत्व में, सेनापति पांचाओ पांचाओ के नेतृत्व में जाता सेना भेजता है कनिष्क के ऊपर हमला करने के लिए। पांचाऊ आता है, कनिष्क पे हमला करता है और पांचाऊ कनिष्क को बुरी तरीके से हराता है। तो कनिष्क को किसने हराया था, कनिष्क को चीनी जनरल पांचाऊ या चीनी सेनापति पांचाऊ ने हराया था। हालांकि कनिष्क पलटवार करता है कुछ समय के बाद और इनके ऊपर वापस से हमला करता है और उसमें चीनियों को पराजित कर देता है। ठीक है। कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ तो वो 78 एडी में हुआ था, 78 एडी में हुआ था। ये बात कौन बताता है, ये बात हमको एएल बाशम ने बताई है। वैसे ये अभी बहुत विवादित चीज थी कि कब राज्यारोहण हुआ, लेकिन एएल बाशम ने बहुत सारे पुरातात्विक स्रोतों का और अभिलेखों का अध्ययन करके ये डिसाइड किया, बताया कि 78 एडी में हुआ है। तो हम लोग उसी को एएल बाशम की बताई गई 78 एडी को ही फॉलो करते हैं। और 78 एडी में कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक संवत शुरू किया था, जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। यानी कि जो शक संवत है वो कब का है, जो शक संवत है वो 78 एडी। तो हमारे पास दो संवत हो गए, एक विक्रम संवत, मालव संवत या कृत संवत, ये 57 बीसी का है। और दूसरा शक संवत जो कनिष्क ने चलाया वो कब का है, 78 एडी का है। तो इनके बीच में जो समय है वो कितना हो गया, 57 प्लस 78 यानी कि 135 एडी। तो अगर हमारे पास 2024 है और 2024 को बदलना है फॉर एग्जाम्पल विक्रम संवत में, तो 2024 में जोड़ेंगे 57 और ये हो जाएगा 2081। ठीक। और अगर इसको बदलना है शक संवत में, तो इसमें 2024 में से माइनस करेंगे 78 को। 2024 में माइनस करेंगे 78 को तो ये हो जाएगा 1946, 1946 हो जाएगा। ठीक है, 1946 हो जाएगा।
और इस 1946 यानी कि अगर हम देखें तो शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है, ये अंतर है 135 ईयर्स का, 135 सालों का ये अंतर है। इस पर एक बार सवाल आया है और वैसे भी फुटकर सवाल तो इसमें पूछे जाते ही रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। शक संवत को विक्रम में बदलना, विक्रम को शक में बदलना, यानी कि अगर शक विक्रम संवत दिया है शक में बदलना है तो उसमें 135 साल हम लोग जोड़ देंगे, और अगर विक्रम संवत दिया है शक संवत निकालना तो हम 135 साल उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मुझे लगता है आपको ये मैथ समझ में आ गई होगी। ठीक। अब जो कनिष्क है इसी के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति इसी के शासन में हुई थी, जो कि कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर भी इसका शासन था, और इस कुंडलवन कश्मीर में हुई इस चौथी जो बौद्ध संगति थी, इसका जो अध्यक्ष था मैंने बताया था वो कौन था, अध्यक्ष था इसका वसुमित्र। और जो इसका उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट था वो कौन था, वो था अश्वघोष। अब यहाँ पर वसुमित्र और अश्वघोष ने यहाँ पर कुछ किताबें भी लिखी हैं। वसुमित्र ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है विभाषा शास्त्र, या महा विभाषा शास्त्र। और अश्वघोष ने भी एक किताब लिखी, और अश्वघोष की जो लिखी हुई किताब है उस किताब का नाम मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये आपको बताना है, बताइएगा। ये संस्कृत में किताब है। ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली इसने राज्याश्रय प्रदान किया, ये बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म को ही इसने राज्याश्रय प्रदान किया था। ठीक। कनिष्क ने कश्मीर में एक शहर भी बसाया था जिसका नाम था कनिष्कपुर, और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है हमको राज तरंगिणी से, जो मैंने बताया था कल्लण की लिखी हुई है जिसमें कश्मीर का इतिहास है। अगर हम कनिष्क के अभिलेखों की बात करें तो मैं इसको हटा देता हूँ। कनिष्क के जो अभिलेख हैं उनमें जो कनिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो है रबातक, रबा रबातक अभिलेख। जो रबातक अभिलेख है ये बेसिकली कहाँ से मिला है, ये मिला है अफगानिस्तान से मिला है। ये अभिलेख की जो भाषा है बैक्ट्रियन भाषा है, और जो लिपि है वो यूनानी या ग्रीक है। ठीक है। इसमें उसने आपको क्या बोला है, उसने अपने आप को इस अभिलेख में देवपुत्र बोला है, इसमें उसने अपने आप को धर्मपरायण सम्राट बोला है, सम्राटों का सम्राट भी बोला है, और ये बताया है कि वो विम कैडफिस का पुत्र है, अपने आप को विम कैडफिस का पुत्र बोला गया है। इस अभिलेख की जो खोज हुई है ये खोज 1993 में हुई है। ठीक। जो अपने आप को वो देवपुत्र बोल रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये जो है ये दैवी उत्पत्ति पर विश्वास करते थे, राजा की दैवी उत्पत्ति पर विश्वास करते थे। इसने जो मुद्राएं शुरू करी वो मुद्राएं काहे काहे की थी, उसने मुद्राएं जो जारी करी वो सोने की मुद्राएं जारी करी, चांदी की मुद्राएं जारी करी और तांबे की मुद्राएं जारी करी। ठीक। सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले जो सोने की मुद्राएं कुशाणों में शुरू करी थी वो विम कैडेफिस ने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा सोने की मुद्राएं, सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने करी, सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करी कनिष्क ने जारी करी। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कनिष्क ने जारी करी। और अपने आप को उसने मुद्राओं में महाराजाधिराज कहा है और शाओ नानो शाओ यानी कि शहंशाह कहा है। मुद्राओं में क्या कहा है, मुद्रा में जो उपाधियां लिखवाई उसने वो दिखाई हैं महाराजा और शाओ नानो शाओ, जिसका मतलब होता है शहंशाह। ठीक।
कनिष्क के समय कनिष्क ने मथुरा में अतिरानी यज्ञ करवाया था। कनिष्क के समय में गांधार मूर्तिकला की शुरुआत एक तरीके से हो जाती है, और कनिष्क के समय ही बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बननी शुरू होती है, यानी कि बुद्ध का मानवीकरण मूर्तियों में यहाँ पर शुरू होता है। मानव रूप में बुद्ध की पूजा यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक। और यहाँ पर अगर ध्यान रखें तो कनिष्क के काल यानी कि कुषाण काल में बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं वो बेसिकली बनी है खड़ी मुद्रा में। खड़ी मुद्रा में। खड़ी मुद्रा में कब बनी है? कुषाण काल में। और बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां ये बनी है गुप्त काल में। तो खड़ी हुई मूर्तियां कुषाण काल में, बैठी हुई मूर्तियां गुप्त काल में बनी हुई मिलती हैं। ठीक। कनिष्क की बेसिकली उसके जो सैन्य अधिकारी हैं वो हत्या कर देते हैं, लेकिन सत्ता जो है वो हथियाते नहीं है। और कनिष्क के बाद जो अगला शासक बनता है, कनिष्क के बाद जो अगला शासक बनता है वो उसका बनता है बेटा, जिसका नाम होता है वाशिष्क। वाशिष्क के बाद जो शासक बनता है वो बनता है हुविष्क। ठीक। हुविष्क बनता है। हुविष्क का एक अभिलेख है जिसका नाम है आरा पाषाण अभिलेख, जो कि कहाँ से मिला है? जो कि बिहार से मिला है। कनिष्क के बाद हुविष्क दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुषाणों की जो राजधानी थी वो पेशावर या पुरुषपुर थी। और हविष्क जो है वो राजधानी को यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ ले जाता है? मथुरा। तो कुषाणों की राजधानी को मथुरा कौन लेके जाता है? हुविष्क ले जाता है। वाशिष्क कनिष्क का बेटा था, और हुविष्क जो है वो वाशिष्क का छोटा भाई था। ठीक है। और हुविष्क के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम बनता है, जो अंतिम शक्तिशाली शासक था। और अंतिम शासक जो होता है वो आता है वासुदेव टू। ठीक। वासुदेव टू होता है। इनके बाद जो अगला वंश है हमारा वो चेदी वंश है। चेदी वंश के बारे में अगर बात करें तो महाजनपद काल में हमको मिला था चेदी महाजनपद, जो कि कहाँ पर था? बुंदेलखंड में था। और जब मैं महाजनपद आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि यही बुंदेलखंड के चेदी महाजनपद से एक शाखा उठ के चली जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा में जाके वो चेदी वंश की स्थापना करती है। चेदी वंश की स्थापना करती है। और ये जो स्थापना है वो कहाँ पर होती है? कलिंग। कलिंग बेसिकली कुछ और नहीं, आज का जो उड़ीसा है वही कलिंग बेसिकली माना जाता था। इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है महामेघ वाहन। और इसी के नाम पर इसको महामेघ वाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और महामेघ वाहन के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है खारवेल। खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो बेसिकली हमको उड़ीसा में पुरी है, पुरी में उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। उदयगिरी की पहाड़ियों में हमको ये मिलता है। ये जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में है। ये अभिलेख प्राकृत भाषा में है।
इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ठीक। इसकी खोज जो हुई थी वो 1825 में हुई थी और खोज की थी बिशप बिशप स्टर्लिंग ने। ठीक है। इसमें जो बातें पता चलती हैं वो ये हैं कि जो खारवेल है वो जैन धर्म को मानता था। इसमें 17 पंक्तियां हैं और उन 17 पंक्तियों में खारवेल के 13 वर्षों के शासन का उल्लेख है। 13 वर्षों के शासन का उल्लेख है। एक पंक्ति में लिखा है कि इसने राजधानी कलिंग का निर्माण करवाया। दूसरी में गोदावरी घाटी में सैन्य का अभियान भेजने की बात करी गई है जो सातवाहन साम्राज्य के शतकर्णी प्रथम के इलाके में गया था। इसके अलावा एक और पंक्ति में जो नंद वंश का शासक महापद्म नंद है उसने जो कलिंग पर आक्रमण किया था और यहाँ से जिनसन की प्रतिमा उठाकर ले गया था उसके बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। खारवेल के बाद अगला शासक बनता है, इसका नाम होता है कुदेब। कुदेब कुदेब का भी एक अभिलेख है जिसका नाम है पातालपुर गुहालेख। पातालपुर गुहालेख। गुहालेख क्यों? क्योंकि गुफा में है। तो ये चेदी वंश है। खारवेल को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगला जो वंश है वो है हमारा शुंग वंश। शुंग वंश बेसिकली अगर देखा जाए तो शुंग वंश जो है ये मगध का वंश है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल मगध नहीं, आसपास के इलाके देखिए, मथुरा भी पहुंच गए, बैक्ट्रिया भी पहुंच गए, उड़ीसा भी पहुंच गए और इधर नीचे की तरफ भी पहुंच जाएंगे। अभी सातवाहन पढ़ेंगे, लेकिन ये मगध का राजवंश है और मगध में इनका जो शुरुआत होती है वो मौर्यों के बाद होती है। हम लोगों ने देखा था कि मौर्यों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? मौर्यों का अंतिम शासक था बृहजत। जिसकी हत्या कौन कर देता है? हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग। और स्थापना करता है किसकी? शुंग वंश की स्थापना करता है। जो शुंग थे बेसिकली ये क्या थे? ब्राह्मण। वैसे अगर देखा जाए तो शुंग शुंग के बाद जो कण्व आते हैं वो, और दक्षिण भारत में कण्वों को खत्म करने के बाद जो सातवाहन आता है, ये तीनों ही वंश कैसे हैं? ब्राह्मण वंश हैं। और इन वंशों में बेसिकली जो वैदिक धर्म है इसका क्या होता है? पुनरुत्थान होता है। और बौद्ध धर्म का पतन होता है। ठीक है। तो इस काल को बेसिकली बोला जाता है वैदिक पुनरुत्थान का काल। वैदिक पुनरुत्थान का काल इसको बोला जाता है। ठीक। ये तीनों वंश वैदिक धर्म और वर्णाश्रम प्रक्रिया वो सिस्टम है इसकी स्थापना का कार्य करते हैं। पुष्यमित्र शुंग तो बेसिकली कहता भी है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक धर्म के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है। शुंग वंश का जो काल है वो काल 100 जो काल है शुंग वंश का जो काल है वो 184 बीसी से 75 बीसी तक जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो पहले पाटलिपुत्र थी और बाद में विदिशा हो गई। पाटलिपुत्र क्यों थी? कि जब पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का अंत करके यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करता है तो बेसिकली उस समय पाटलिपुत्र राजधानी होती है और बस बाद में थोड़े दिनों के बाद ये अपनी राजधानी को वहां से हटा के कहाँ पर कर लेता है? विदिशा में स्थापित कर लेता है। ठीक। कौन ट्रांसफर करता है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक।
पुष्यमित्र शुंग बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अपने आप को सेनानी की उपाधि धारण करी थी। इसने इसने 2 बार यवनों को पराजित किया था। यवनों को, यानी कि जो हिंद यवन, उनको 2 बार पराजित किया था। और इसके बाद जो शासक आता है वो आता है अग्नि मित्र शुंग। बेसिकली अग्निमित्र शुंग इसका बेटा होता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, हम बाद में भले बोल रहे हैं, लेकिन जो इसका बेटा अग्निमित्र शुंग है वो अपने पिता पुष्यमित्र के पहले ही राजा बनता है। अपने पिता पुष्यमित्र के पहले ही राजा बन जाता है। ठीक है, अग्निमित्र शुंग। और अग्निमित्र शुंग के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो कालिदास का एक नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, इससे मिलती है। और इसमें क्या है, इसमें अग्निमित्र शुंग और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है, लव स्टोरी का वर्णन किया है। पुष्यमित्र शुंग में हमारे पास बेसिकली और भी शासक आते हैं। 10 शासकों के नाम मिलते हैं, जिनमें जो नवा शासक होता है वो भागभद्र होता है। भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस, जिसकी हम लोगों ने बात की, इसको एंटियालकीस भेजता है, वो भारत आता है। ठीक है। अच्छा, जो पुष्यमित्र शुंग है ये सेनानी की या सेनापति की उपाधि धारण करता है। इसने अपने आप को कभी राजा या महाराजा की उपाधि धारण नहीं करी। पुराणों में इसको एक और उपाधि दी गई है। पुराणों में इसको महाबल पराक्रम भी कहा गया है। महाबल पराक्रम भी कहा गया है। किसको कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग के समय से ही बेसिकली बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता है और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान शुरू हो जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग को दिखाया गया है जैसे ये बौद्धों का घोर शत्रु है। इसको बौद्धों का घोर शत्रु और बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान। दिव्यवदान में ये कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। दिव्य विधान में लिखा है कि पाटलिपुत्र में कुटाराम विहार जो था उसको पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार नष्ट करने की कोशिश की। कौशाम्बी के घोषिताराम विहार को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया। ये सारी बातें जो है वो केवल हमको बौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों के बाहर उस समय के जो समकालीन और दूसरे जितने भी अभिलेख हैं या जो जो हमारे पास किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें कहीं पर भी इस चीज की जानकारी नहीं मिलती। बल्कि हमको ये प्रमाण मिलते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने कई सारे जो बौद्ध स्तूप थे उनकी मरम्मत करवाई थी, उनका रिनोवेशन करवाया था। जैसे भरूच का स्तूप जब 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 खराब हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, तो सांची और भरूच के इन दोनों स्तूपों की मरम्मत जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। और इन इसीलिए इन भरूच और सांची और गया के स्तूपों में शुंगेन जय लिखा मिलता है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की प्रशंसा की जा रही है। शुंगेन जय कहा गया। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और ये जो अश्वमेध यज्ञ कराया था इसकी सूचना मिलती है राजा धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या के राजा धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और ये अयोध्या अभिलेख हमसे कहता है कि कौशलाधिपेन वीरश्वमेध याजिना सेनापते पुष्यमित्र शुंगस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धनदेवेन धर्मराजा पितुः फल्गुदेवस्य केतन कारितम, है ना। कौशलाधिपेन द्विरश्वमेध यजीना सेनापते पुष्यमित्र शुंगस्य षष्ठेन कौशिकी पुत्रेण धनदेवेन धर्मराजा पितुः फल्गुदेवस्य केतन कारितम। मतलब इसका है कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले सेनापति पुष्यमित्र शुंग के कौशिकी पुत्र कौशलाधिप धनदेव ने अपने पिता धर्मराज फल्गुदेव का केतन या धर्म जो स्तंभ है, ध्वज स्तंभ है, वो यहाँ पर बनवाया है। तो ये बता रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ब्राह्मणवाद का पुनरुद्धार शुंगों सातवाहनों आदि के द्वारा किया गया। सूत्र वाक्य था इसका, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। दिव्यावदान में कहा गया कि अशोक के बनवाए 84 स्तूपों को तोड़वा दिया था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों में इसके का कोई भी वो नहीं मिलता है, बल्कि उसको सहिष्णु दिखाया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर अगला जो एक चीज और ध्यान रखे, यहाँ पर जो मनु है, जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है,
ये माना जाता है कि ये जो मनु है ये इनके समकालीन थे, और कहीं कहीं तो ये भी लिखा होता है कि मनुस्मृति लिखने वाले जो मनु है वो बेसिकली पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। और कुछ इतिहासकार, जैसे कुछ इतिहासकार और कुछ लोग ये भी मानते हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन शायद है, मुझे उनका नाम भी क्लियर नहीं है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन शायद हैं। राहुल सांकृत्यायन ने ये कहा है कि जो हम अपने राम की बात करते हैं वो राम कोई और नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग ही राम। ठीक है, लेकिन ये तो एक कहने वाली बात है, कोई प्रमाण नहीं है इसका, लेकिन ये एक डायमेंशन ये भी चलता है पैरेलल में, तो वो पता होना जरूरी है। पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 और राजा आते हैं, और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो आता है वो उसका बेटा अग्निमित्र शुंग आता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट राजा है, ये तो मैंने बता दिया, अपने पिता के पहले ही राजा बन गया था। पिता के पहले राजा बेसिकली कैसे बन गया था कि जब पुष्यमित्र शुंग शासक बनता है तो विदिशा का गवर्नर अग्निमित्र शुंग था, और विदिशा का जो राजा बना दिया जाता है वो इसको बना दिया जाता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, पुष्यमित्र शुंग उसका अमात्य था। बृहदत्त कमजोर हो जाता है तो पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त से कहता है कि जो विदिशा का गवर्नर है मेरा बेटा अग्निमित्र शुंग, उसको विदिशा दे दो। तो बृहदत्त उसके प्रभाव में आकर उसको विदिशा का राजा बना देता है। और बाद में जो पुष्यमित्र शुंग है वो बृहदत्त को मारकर खुद राजा बन जाता है, यानी कि पहले राजा कौन बना, अग्निमित्र शुंग बना, और बाद में राजा कौन बना, बाद में राजा पुष्यमित्र शुंग बना। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें अगर, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा वो अग्निमित्र शुंग है, और अग्निमित्र शुंग के बाद 8 और राजा होते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जो राजा है वो नवा राजा है जिसका नाम है भागभद्र। भागभद्र इंपॉर्टेंट है। भागभद्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भागभद्र के समय यहाँ पर एक राजदूत आता है ग्रीक जिसका नाम होता है हेलियो डोरस। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हेलियोडोरस राजदूत था, किसका राजदूत था, एंटियाल कीट्स का राजदूत था, जो तक्षशिला का राजा था। ठीक है। और हेलियोडोरस ने बेस नगर में एक अभिलेख लगवाया था, जिसको होली या एक स्तंभ लगवाया था जिसको हेलियोडोरस अभिलेख या बेस नगर अभिलेख या बेस नगर स्तंभ लेख बोलते हैं। हेलियोडोरस जब भारत आता है तो वो भागवत जो धर्म है उसको अपना लेता है, महाभारत का बहुत डीप अध्ययन करता है, कृष्ण के बारे में बहुत जानकारी करता है, विष्णु के बारे में, और भागवत धर्म को ये अपना लेता है। और ये कहता है कि इसमें उसने बताया है कि मैं भागवत धर्म का अनुयायी हूँ। ठीक है। और यहाँ पर इस बेसनगर अभिलेख में उसने मोक्ष प्राप्त करने के 3 उपाय बताए हैं। मोक्ष प्राप्त करने के 3 उपाय बताए हैं, जो कि हैं दम, त्याग और अप्रमाद, जो कि उसने बेसिकली उठाए कहाँ से हैं, जो उसने उठाए हैं महाभारत से। महाभारत का अध्ययन करके उसने वहां से इसको उठाया है। ठीक। तो ये स्तंभ है बेसनगर में हेलियोडोरस का, भागभद्र के समय था, इसको ध्यान रखिएगा आप। और आगे हम लोग अब चलते हैं, और यहाँ पर अगला जो राजा आता है 10वां राजा, और जो अंतिम राजा होता है वो होता है देवभूति। देवभूति देवभूति की हत्या कर देता है। कौन कर देता है, उसका मंत्री, उसका नाम होता है वासुदेव कर्ण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि शुंग जो वंश है इसकी शुरुआत भी कैसे हुई थी, अपने राजा की हत्या करके इस वंश की शुरुआत हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या करी और इस वंश की शुरुआत करी। इस वंश का अंत कैसे हुआ, इस वंश के एक मंत्री ने इस वंश के अंतिम राजा को मारकर नया वंश शुरू किया, तो जैसे शुरू हुआ वैसे खत्म हो गया। और वासुदेव कर्ण जो यहाँ पर मंत्री होता है ये अब कर्ण वंश की स्थापना करता है, और इस वंश का अंत भी इसी प्रकार से होता है। इसकी हत्या करता है सिमुक, और सिमुक शुरुआत करता है सातवाहन वंश की। खैर, अब जो अगला है वो हम लोग कंड वंश को देख लेते हैं। कंड वंश जो है उसका संस्थापक वासुदेव कण्व है, और इसका अंतिम शासक सुशर्मा होता है। बेसिकली यहाँ पर कण्व वंश का जो काल है वो 75 BC से 30 BC का माना जाता है। राजधानी इनकी होती है पाटलिपुत्र। और यहाँ पर 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें पहला है वासुदेव कण्व, ये भी ब्राह्मण है। वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व के बाद आता है भूमि मित्र। भूमि मित्र के बाद आता है नारायण।
और नारायण के बाद आता है सुशर्मा या सुशर्मन। तो 1 2 3 4, ये 9 वर्ष तक शासन करता है, ये 14 वर्ष तक शासन करता है, ये शासन करता है 12 वर्ष तक, और ये शासन करता है 10 वर्ष तक। तो ये बेसिकली अगर देखें तो ये टोटल हो गए हमारे पास 14 12 26, 26 और 10 36, और 36 और 9 45 वर्ष, और ये भी कितना है 45 वर्ष। तो 45 वर्ष तक इनका शासन रहता है। सुशर्मा की जो हत्या है वो कर देता है कौन, सिमुक। और सिमुक दक्षिण भारत के इलाकों पर अधिकार कर लेता है। इस वंश के दक्षिण भारतीय जो इलाके उस पर अधिकार कर लेता है, और शुरुआत करता है सातवाहन वंश की, सातवाहन साम्राज्य की। बेसिकली कौन सा इलाका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये इलाका। इसके बाद फिर इनका विस्तार होता है तो इलाके में और भी जगहें जुड़ जाती हैं, लेकिन ये हमेशा सातवाहन साम्राज्य में शामिल रहा। अब सातवाहन साम्राज्य की बात कर लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य की शुरुआत कौन करता है, सातवाहन वंश की शुरुआत करता है सिमुक, जो बेसिकली कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर देता है। सुशर्मा की हत्या करके वो इस वंश के कण्व वंश के अधिकार में जो दक्षिण भारतीय इलाके होते हैं उन पर कब्जा कर लेता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के इलाकों पर। जो सिमुक है बेसिकली ये क्या होता है, ये कण्वों का कर्मचारी था। कहीं कहीं इसको भृत्य बोला जाता है और कहीं कहीं इसको अमात्य बोला जाता है। और ये क्योंकि दक्षिण भारत के इलाके से संबंधित था, आंध्रा के इलाके से संबंधित था, तो इसीलिए क्योंकि ये भृत्य था और आंध्र से संबंधित था, इसीलिए सिमुक को क्या बोला जाता है, आंध्र भृत्य भी बोला जाता है। और इसी की वजह से पूरे सातवाहन साम्राज्य को भी आंध्र भृत्य या आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय भी कहा जाता है। पुराणों में कहा गया आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय। महाभारत में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया, जबकि वास्तविकता में ये क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक, लेकिन महाभारत में इनको म्लेच्छ कहा गया, लेकिन इनका जो लेख है वो महाभारत में मिलता है। सातवाहन साम्राज्य की जानकारी हमको दो पुराणों से मिलती है, एक पुराण है मत्स्य पुराण और दूसरा पुराण है हमारा वायु पुराण। इन दोनों में सातवाहन साम्राज्य के शासकों की सूची देकर रखी गई है। मत्स्य पुराण में सातवाहन शासन के 30 शासकों की सूची देकर रखी गई है, और वायु पुराण में 17 शासकों के नाम देकर रखे गए। यानी कि सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची कहाँ पर देकर रखी गई है, 30 शासकों की मत्स्य पुराण में देकर रखी गई है। सबसे पहला शासक है सिमुक, या इसी को बोलते हैं सिंधुक भी बोलते हैं। ठीक, इसकी जो जानकारी है ये हमको नानघाट अभिलेख से मिलती है। नानघाट या नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख कहाँ पर है, ये अभिलेख पुणे में है। ये अभिलेख किसका है, ये अभिलेख जो है ये बेसिकली, अच्छा यहाँ पर जो है ये जो अभिलेख है आ, नयनिका का या नागनिका का है, जो श्री सतकर्णी की पत्नी थी, जिसने नानघाट अभिलेख लिखवाया था। और इस नानघाट अभिलेख में जो कि पुणे में है, सिमुक को बोला गया है सातवाहन वंश का आदि पुरुष। यानी कि सातवाहन वंश की शुरुआत करने वाला बोला गया है सिमुक को, किसमें, नानघाट अभिलेख में। ठीक है। और वायु पुराण जो है, ये वायु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, सूची तो देके रखी गई, और ये भी लिखा है कि सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की और नए साम्राज्य की नींव डाली। तो इससे भी पता चलता है कि ये पहला शासक था। अच्छा, इसने कुछ जैन और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण करवाया था सिमुक ने। सिमुक के बाद जो अगला राजा था, सिमुक के बाद अगला राजा जो है वो कान या कान्हा है। और कान्हा के बाद जो अगला शासक है वो है श्री सतकर्णी।
श्री सतकर्णी, या इसी को हम सतकर्णी प्रथम के नाम से भी जानते हैं। सतकर्णी प्रथम का शासन जो रहता है वो 56 वर्षों तक ये शासन करता है सतकर्णी प्रथम। और इसकी जो पत्नी थी वो नगनिका या नयनिका थी, जिसने नानघाट अभिलेख में अपने पति की विजयों का उल्लेख किया है। लेकिन ये जो अभिलेख है, या नगनिका या नयनिका ने सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद लिखवाया है। और उस समय जो शासन था वो बेसिकली शासन था वेदश्री का शासन। ये जो नानघाट अभिलेख है ये पुणे में है, और ये बेसिकली किसमें है, प्राकृत भाषा में। और इसकी जो लिपि है वो कैसी है, वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक। इसमें यह भी बताया गया है कि सतकर्णी प्रथम ने एक राजसूय यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और कुछ और संस्कार करवाए थे। कुल 18 जो यज्ञ हैं उनका उल्लेख इसमें नानघाट अभिलेख में मिलता है। इस नानघाट अभिलेख में उसको कुछ उपाधियां भी देके रखी गई हैं। दक्षिणापथपति, अप्रतिहत चक्र, शूरवीर की उपाधि भी उसको देके रखी गई है। राजधानी जो इनकी बनाई गई थी वो पैठण या प्रतिष्ठानपुर बनाई गई थी। ठीक। और ये जो सतकर्णी प्रथम है ये धर्म सहिष्णु था, और इसने ब्राह्मणों के साथ साथ प्लस बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में दी थी। ये जानकारी भी हमको इसी नानघाट अभिलेख से मिलती है। तो जो नानघाट अभिलेख है ये भूमि दान का भी पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। भूमिदान का भी पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। ये प्राचीनतम अभिलेख है, इसमें भूमि दान का साक्ष्य है। अब सतकर्णी प्रथम के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है, सतकर्णी प्रथम के बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये तीसरा शासक है, और ये 23वां शासक है। इसके बीच में कई सारे शासक हुए, लगभग 19 शासक हुए। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वो बेसिकली एक है हमारे पास कुंतल सतकर्णी, एक है हाला। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुंतल सतकर्णी क्या था, कुंतल सतकर्णी के बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? आदेश दिया था कि जो स्त्रियां हैं वो प्राकृत भाषा बोलेंगी, स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करेंगी। साथ ही साथ इसका जो नाम है वो वात्स्यायन के कामसूत्र में भी दिया है। कुंतल सतकर्णी का नाम वात्स्यायन के कामसूत्र में दिया हुआ है। कुंतल सतकर्णी के दरबार में गुणाढ़ और शर्ववर्मा नाम के दो विद्वान थे। ये हाला के दरबार में भी रहे हैं, तो ये दोनों ऊपर नीचे आपका पैरेलल हो सकता है। प्राकृत भाषा में पैशाची शैली में बृहत कथा की रचना की थी गुणाढ़ ने, और शर्ववर्मा ने कटंत्र व्याकरण लिखी थी। कहीं कहीं हाला के दरबार में ही बताया था कि जो ये जो लोग हैं ये हाला के दरबार में भी थे। ठीक है, तो आप हाला में भी इनको यूज कर सकते हैं। अगला जो है वो हमारे पास हाला है या हाल है। हाल जो बेसिकली है वो साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, साहित्य प्रेमी शासक था ये। और इसको कविवत्सल और कविराजा भी कहा जाता है। ठीक है। गुणाढ़ और सर्ववर्मा का नाम इनके दरबार में भी मिलता है, और यहाँ पर भी बताया जाता है यही वाली बात जो ऊपर पड़ी है कि प्राकृत भाषा में पैशाची शैली में बृहत कथा की रचना की थी गुणाढ़ ने, और सर्ववर्मा ने कटंत्र व्याकरण लिखे थे। भाला क्योंकि खुद भी साहित्य प्रेमी था तो इसने खुद भी कई सारी साहित्यिक रचनाएं की। जैसे संस्कृत में गाथा सप्तशती या गाथा सप्तसई उसने लिखी है। ठीक है, गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशई भी उसने लिखी है। और इसने एक ग्रंथ लीलावती की रचना करी, जिसमें उसने अपने और जो श्रीलंका को उस समय सिंगल द्वीप कहा जाता है उसकी राजकुमारी के प्रेम कथा का वर्णन किया है। अब अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। अगर सातवाहन से पूछा जाएगा तो 80% चांस है कि वो सवाल गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड होगा, और ये यहाँ का 23वां शासक था। ठीक। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में अगर बात करें तो इसने क्षहरात्र वंश के शक शासक
नहपान को डिफीट किया था, पराजित किया था। और नहपान किस वंश का था? क्षहरात्र वंश का था। कौन से? नासिक के क्षहरात्र वंश का था, याद करिएगा। इसकी माँ का नाम का क्या था? माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। पिता का नाम था शिव शक्ति। और यहाँ पर हम लोगों को जो सातवाहन शासक है उनमें माँ अपने नाम के साथ माँ के नाम को जोड़ने की परंपरा मिलती है। जैसे ये गौतमी का पुत्र है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर अगला जो शासक है उसकी माँ का नाम वशिष्ठी था, तो अपने आप को क्या लिखता था? वशिष्ठी पुत्र सामी श्रीयम सतकर्णी। तो ये जो अपने नाम के साथ माँ का नाम जोड़ने की जो परंपरा है इसको बोलते हैं मात्र नामिकता। क्या बोलते हैं? मात्र नामिकता, जो हमको सातवाहनों में देखने को मिलती है। ठीक। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो बेसिकली मिलती है नासिक अभिलेख में। जो नासिक अभिलेख उसकी माँ गौतमी बालाश्री ने लिखवाया था। और ये नासिक अभिलेख में इसकी कई सारी गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपाधियां हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कौन कौन सी उपाधि हमको देखने को मिलती है? इसमें एक उपाधि है शक यवन पहलव निषूदनस। शक यवन पहलव निषूदनस, यानी कि शकों का, यवनों का और पहलवों के को का नाश करने वाला। शक यवन पहलव निषूदनस। दूसरी उपाधि हमको मिलती है खतीय दप मान मदनस। खती मतलब क्षत्रिय, दप मतलब दर्प, मान मतलब उनका मान, और मदनस मतलब उसका मर्दन करने वाला, यानी कि क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला। एक और मिलती है खखरात वस निरे वशेष का रस। निरे वशेष का रस, यानी कि क्षैरात्र वंश का अंत करने वाला। और मिलती है अनेक समरा। अनेक समरा विजित शत्रु संघस्त, यानी कि अनेक युद्धों को जीतने वाला। और ऐसे ही त्रिय समुद्र तोयपित वाहना, यानी कि ऐसे वाहन का स्वामी जिसने तीन समुद्रों का पानी पिया हो। यानी कि उसका घोड़ा जो था, उस घोड़े के बारे में कहा जाता था कि उसने तीन समुद्रों का पानी पिया। इसमें घोड़े की कोई वो नहीं थी इंपॉर्टेंट, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थी कि उसने, जैसे दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत के तीन तरफ समुद्र है, ये और ये और ये, तो इन तीनों समुद्रों का पानी पिया, यानी कि उसने इन सभी इलाकों को जीत लिया, ऐसा इस उपाधि का मतलब होता है। इसके अलावा इसको और भी कुछ अभिलेख उपाधियां दे के रखी गई, जैसे इसकी उपाधि एका ब्राह्मण है, इसकी उपाधि राज राजा है, इसकी उपाधि द्विज वर्धन है। इसको वर वरण विक्रम चारु विक्रम बोलते हैं। वर वरण विक्रम चारु विक्रम का मतलब होता है इसकी चाल मदमस्त हाथी की तरह हो। ऐसे ही इसकी एक उपाधि है जिसका नाम है आगम निलय। ये उपाधियां इसकी बहुत पूछी जाती हैं। आगम निलय यानी कि वेदों को आश्रम आश्रय देने वाला। द्विज कुलवर्धन यानी कि ब्राह्मण। और ऐसे ही इसकी उपाधि एका ब्राह्मण भी है, यानी कि एक 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 मतलब महत्वपूर्ण ब्राह्मण। ठीक है। जब गौतमीपुत्र सतकर्णी का, अच्छा, इसने वर्ण संकर नामक सामाजिक बुराई का भी समाप्त किया था, इसीलिए उसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी बोला जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का जब युद्ध नहपान के साथ हुआ था, तो नहपान के साथ नासिक के पास जब इसका युद्ध हुआ तो नहपान को पराजित करने के बाद इसने एक नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना की, जिस नगर का नाम था वेणुकटक। वेणुकटक। और इस नगर का स्थापना करने के बाद उसने उपाधि क्या ली? इसने उपाधि ली वेणु कटक स्वामी। वेणुकटक स्वामी की इसने उपाधि ली। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो अगला शासक हमारे पास आता है वो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी श्रीयम सतकर्णी या पुलुमाई टू। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा था।
इसका बेटा था। माता का नाम इसका वशिष्ठी था। ठीक। इसको दक्षिणा पथपति की उपाधि भी दी जाती है। दक्षिणा पथपति की उपाधि भी दी जाती है। ठीक। इसी के बारे में लिखा हुआ है गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख में कि रुद्रदामन ने इसको 2 बार पराजित किया था और जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि ये क्या था, ये रुद्रदामन का दामाद था। रुद्रदामन का दामाद था। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमको मिलती है कन्हेरी अभिलेख से। कन्हेरी अभिलेख से मिलती है, जो मुंबई के पास एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। वहां पर कई सारी गुफाओं में से एक गुफा है कन्हेरी की, जहां पर हमको यह अभिलेख लिखा हुआ मिलता है कि रुद्रदामन की बेटी का विवाह जो हुआ है वशिष्ठ पुत्र पुलमई के साथ हुआ है। इसको दक्षिणापथपति, दक्षिण पथ ईश्वर भी कहा जाता है। दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है। इसने नवनगर नाम का एक नया नगर बनाया था और नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की थी। अमरावती का जो स्तूप है उसको बड़ा किया था और वहां पर नक्काशीदार संगमरमर की पट्टियां लगवाई थी और चारों ओर जंगले भी लगवाए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है यम श्री सतकर्णी। श्री यम या यम श्री सतकर्णी। और जो महाकवि बाण है इसने इसको त्रिसमुद्राधिपति कहा है। और ये कहा है कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन, ठीक, ये इनके मित्र थे। ठीक है। ये जो यम श्री सतकर्णी है ये सातवाहन वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक था। अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद जो साम्राज्य है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, विघटन होना शुरू हो जाता है, विघटन शुरू हो जाता है। फिर आता है पुरुमई 4। पुरुमई 4 जो है वो सातवाहनों के मुख्य वंश से अंतिम शासक है और सातवाहन साम्राज्य इस समय तक छिन्न भिन्न हो जाता है और 5 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसमें एक चुतु वंश, पल्लव वंश, इक्ष्वाकु वंश, आभीर वंश और वाकाटक वंश। ठीक है। चुतु वंश को चुतु सतकर्णी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इक्ष्वाकु वंश के बारे में ध्यान से सुनिए। इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक था वो था श्री शांति मूल। श्री शांति मूल। इस वंश के शासक जो थे वो अपने आप को श्री पर्वती कहते थे और माह तलवार की उपाधि धारण करते थे। आभीर वंश का जो संस्थापक था वो ईश्वर सेन था। और बाकी पल्लव वाकाटक तो हम लोग आगे चलेंगे ही। और इस तरीके से जो सातवाहन साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है। सातवाहन साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल मौर्यों की तरह थी और बहुत सारे अधिकारियों का नाम भी मौर्य काल में जो अधिकारी थे उन्हीं के नाम से मिलता जुलता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो इन्होंने मुद्राएं चलवाई थी, मुद्राएं जो चलवाई थी वो बेसिकली स्वर्ण मुद्राएं थी। स्वर्ण मुद्राएं थी। इसके अलावा इन्होंने सीसे की, तांबे की, कांसे की और पोटीन की मुद्राएं भी जारी करी। पोटीन बेसिकली क्या होता है? पोटीन तांबा, सीसा यानी कि लेड, जस्ता यानी कि जिंक और टिन की एक अलॉय मिला के बनाई जाती है, वो पोटीन कहलाती है। जो चैत्य है इसका निशान इनकी मुद्राओं में मिलता है और ये माना जाता है कि जो चैत्य है वो इनका राज चिन्ह रहा होगा। इनका राज्य चिन्ह रहा होगा। अब यहाँ पर अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमको इस समय कुछ बंदरगाहों के नाम भी मिलते हैं। ठीक। तो ये बंदरगाहों के नाम कौन कौन से हैं? तो अगर हम देखें भारत को तो ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। पश्चिमी तट के कुछ बंदरगाहों के नाम हमको मिलते हैं। जो पहला है पाटल या पटाला, जो कि सिंध में था। दूसरा है वारिकम, जो
इंडस के माउथ पर था, जहां पर इंडस नदी गिरती है वहां पर था। तीसरा है भृगुकच्छ, जिसको आज हम भड़ूस के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके बाद चौथा था मुजिरिस, या इसी को मुरिचपत्तनम भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर था, केरल में। तो एकदम ऊपर से नीचे हो गया। पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ के जो बंदरगाह हैं वो हैं कावेरी पट्टनम, दूसरा है अरिकामेडू। अरिकामेडू, ये नीचे से चल रहे हैं, यहाँ पर नीचे मान लिया, लिख ही देता हूँ, कावेरी पट्टनम। पट्टनम से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये एग्जैक्ट नहीं है, बस बता रहा हूँ कि ऊपर कहाँ पर है, अरिकामेडू आएगा। ठीक। अरिकामेडू के अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक मारुंगूर है, मारुंगूर, और कंटकोसील ऊपर और थोड़ा जाके हमारे पास मिल जाता है। तो ये हमारे जो बंदरगाह हैं पूर्वी और पश्चिमी तट के इस समय के, वो यहाँ पर नाम है। अब ये बेसिकली हमारा जो पोस्ट मॉडर्न है, या मौर्य काल के बाद का समय के जो चीजें हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली। ये आपका हिस्ट्री का आज का टारगेट कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी का वीडियो कुछ देर के बाद आ जाएगा, आप उसको कवर कर लीजिएगा और मेहनत करते जाइए। इसी मेहनत का फल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अंतिम दौर है, लग जाइए कस के, रिजल्ट अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।